आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग फिर से तेज हो रही है। बुधवार को कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार से बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। तो इस डिमांड पर सुशील मोदी की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया। बीजेपी सांसद ने पहले की सरकार के दौरान बनी कमेटी का जिक्र कर यह समझाने की कोशिश की है कि आखिर बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर सियासत तेज हो गई है। पटना में आरजेडी और जेडीयू की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। तेजस्वी ने कहा, पीएम मोदी ने वादा किया था कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, बिहार को फॉरेन स्पेशल स्टेटस मिले ताकि प्रदेश की गरीबी को दूर किया जा सके। लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त हम लोगों पर भार है वो किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये विधानसभा में कर दिया था कि 5 साल तो लगेगा, लेकिन अगर भारत सरकार अगर विशेष मदद कर दे, विशेष राज्य का दर्जा दे दे, तो ये काम जो है 2 साल 2.5 साल में हम लोग जो है कर लेंगे, ताकि बिहार जो है गरीबी से मुक्त हो सके। साथ ही तेजस्वी ने जातीय गणना की रिपोर्ट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश में सबसे बड़ा दुश्मन बेरोजगारी और गरीबी है। तेजस्वी ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की भी मांग की। भारत सरकार जो है, जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है, उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा जाए। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया है। तेजस्वी यादव बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं, तो पलटवार बीजेपी की ओर से सुशील मोदी कर रहे हैं। कहते हैं, बिहार में बीते 75 साल से मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ही रहे हैं, फिर बिहार का विकास हुआ क्यों नहीं? कि बिहार में 75 साल से किसका राज है? कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इन्हीं लोगों ने राज किया, ये लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। तो 75 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बिहार इतना गरीब क्यों है, इतना पिछड़ा क्यों है? इसके लिए कौन जिम्मेवार? यही लोग तो जिम्मेवार हैं। सुशील मोदी ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा, कानूनी तौर पर कैसे पॉइंट्स गिना रहे हैं। सुनिए सुशील मोदी को। मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी थी, 2 कमेटी बनी, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी और दूसरा बना था रघुराम राजन समिति। इन दोनों समितियों ने ये जो विशेष राज्य की अवधारणा है उसको ही समाप्त कर दिया। कैटेगरी का स्टेटस देने की आवश्यकता नहीं, अन्य प्रकार की मदद की जाए। विशेष राज्य और सामान्य राज्य, इसके फर्क को ही समाप्त कर दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सुशील मोदी पर तंज कसते हुए कहते हैं कि बीजेपी के सांसद के शब्द ब्रह्मवाक्य नहीं है। आरक्षण के नए प्रावधान को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग ललन सिंह ने भी की। उनके कहने से नहीं होगा, वो कोई ब्रह्मवाक्य है क्या? वो थे कि नहीं थे सरकार में? लोकसभा चुनाव से पहले बिहार को स्पेशल स्टेटस वाला मुद्दा उछालकर महागठबंधन के नेता जनता को संदेश देना चाहते हैं कि बिहार की भलाई वे ही कर सकते हैं। केंद्र सरकार स्पेशल स्टेटस का मुद्दा जानबूझकर अटका रही है, ये जताने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट या फिर रघुराम राजन कमेटी की सिफारिशों को भी ध्यान देने की दरकार नेताओं को है। केवल आरोप प्रत्यारोप से विशेष राज्य जैसे गंभीर मुद्दे पर बहस करना ठीक नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्या कोई इंसान शुभ अशुभ होता है? आप कहेंगे ये क्या सवाल है, लेकिन क्रिकेट विश्व कप के बहाने नेता एक दूसरे पर बयानों के ऐसे तीर छोड़ रहे हैं जिससे सियासी पारा हाई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने फाइनल मैच हारने के लिए पीएम के स्टेडियम जाने पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री को ही अशुभ आदमी कह डाला, जिस पर गर्म हुई बीजेपी के नेता। लालू प्रसाद को देश की सियासत का सबसे बड़ा अशुभ बता रहे हैं।
नेताओं के बयानों के बीच विवाद में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी कूद पड़ी हैं। इस साल आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का सपना भारतीय टीम का जरूर टूटा, पर हार के बावजूद यदि कुछ नहीं थम रहा है तो वो है सियासत। विपक्ष की ओर से पीएम मोदी पर अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है। प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे थे और इसी को लेकर विरोधी दलों के नेता तंज कस रहे हैं। ताजा बयान आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की ओर से आया है। लालू प्रसाद ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की हार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए पीएम को अशुभ आदमी बता रहे हैं। सुनिए। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया हारी है, कुछ हारी है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है, इसकी वजह से हुआ है। लालू प्रसाद ने पीएम मोदी को देश के लिए अशुभ बताया और इसी के साथ सियासत गर्म हो गई। बीजेपी ने पलटवार करते हुए लालू प्रसाद को देश का सबसे अशुभ राजनेता बताया, तो वहीं जेडीयू और कांग्रेस के नेता तंज कस रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से बने स्टेडियम का नाम बदलवा दिया, इसलिए टीम इंडिया के लिए मैच अशुभ हुआ। इतिहास में लालू यादव से ज्यादा बड़ा राजनीतिक अशुभ और राजनीतिक अभिशाप कोई हो ही नहीं सकता है। लालू यादव जिनके सरकार में आने की आहट मात्र से राज्य में नरसंहार शुरू हो जाता है। स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो स्टेडियम था उसको अपने नाम का नामकरण करा लिया, तो स्वतंत्रता सेनानी का अपमान, पितर का अपमान और श्राप भोगना पड़ा पूरे देश के खेल प्रेमियों को। उसका अपमान किया है। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के अपने नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, उसी दिन देश के लिए अशुभ हुआ और टीम इंडिया के लिए भी अशुभ हुआ। इधर तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी अजीब बयान सामने आया है। ममता कहती हैं कि यदि फाइनल मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन या मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होता तो ट्रॉफी हमारे पास होती। ইন্ডিয়ার ফাইনাল যদি কলকাতায় হতো বা ওয়ানখেড়েতে হতো আমরা জিততাম। वैसे खेल में जीत और हार तो लगी रहती है, जिसका प्रदर्शन बेहतर होता है जीत का सेहरा उसी टीम के ऊपर बंधता है। पर सियासत की पिच पर जिस तरह से लालू प्रसाद, ममता बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेता क्रिकेट मैच के बहाने बयानों के तीर छोड़ रहे हैं, उससे राजनीति का गिरता हुआ स्तर ही समझ आता है। साथ ही सवाल ये भी कि क्या कोई इंसान भला शुभ अशुभ होता है? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार खुद को नहीं मानते। अपने कार्यकर्ताओं को पीएम वाला नारा लगाने से बचने की नसीहत कई बार खुले मंच से देते रहे, लेकिन गुरुवार को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में आयोजित जुरासंध महोत्सव में पहुंचे तो वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के सामने देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाए। मगध सम्राट जुरासंध की 5226वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन था और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार जब आयोजन स्थल पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से नारेबाजी करनी शुरू कर दी। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार का विकास मंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा, नीतीश कुमार जिंदाबाद। गोपालगंज के बैकुंठपुर में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया कि शराबबंदी को लेकर सरकार का चेहरा बचाने के लिए जहरीली शराब से मौत को फूड पॉइजनिंग से मौत बताया गया। मिथिलेश तिवारी ने बैकुंठपुर सीएससी के डॉक्टर के 2 पुर्जों को सार्वजनिक किया है, जिसके आधार पर उन्होंने आरोप लगाया कि शराब पीने से तबीयत बिगड़ने के बाद जब बैकुंठपुर सीएससी में इलाज के लिए लाया गया तो डॉक्टर ने पहले अल्कोहल पॉइजनिंग का केस लिखा था और रेफर कर दिया था, लेकिन बाद में उसी सीएससी से दूसरा पुर्जा जारी हुआ जिसमें अल्कोहल पॉइजनिंग को फूड पॉइजनिंग में बदल दिया गया। अब सवाल है कि एक ही तारीख, एक ही समय में एक ही मरीज के नाम से 2 पुर्जा कैसे बनाया गया और इसी आधार पर मिथिलेश तिवारी ने आरोप लगाया
कि प्रशासन और सरकार का चेहरा बचाने की कोशिश की गई। हालांकि गोपालगंज के सिविल सर्जन इस पुर्जे को गलत बताया है। भी कह रहे हैं और ये भाजपा भी कह रही है, वहां की जनता भी कह रही है, लेकिन सरकार इससे अलग राग अलाप रही है। अब ये पता चला है कि जब वो लोग इलाज कराने गए तो वहां के सीएचसी ने, जो उस समय डॉक्टर जो भी वहां पर थे, उन्होंने अल्कोहल पॉइजनिंग करके और उन्होंने इलाज शुरू किया। बाद में जब ये हंगामा मचा, चूंकि बिहार में शराब बंद है और मुख्यमंत्री का चेहरा और उप मुख्यमंत्री का चेहरा इससे खराब होगा, तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री स्तर पर या सरकार स्तर पर बड़े लोगों ने इसको ऑपरेट किया दबाने के लिए, और फिर जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और इस चीज को बदल दिया गया और इसको फिर इसी पर्ची को फूड पॉइजनिंग कर दिया गया। दोनों ये पर्ची, ओरिजिनल पर्ची मेरे पास परिजनों ने दिया है, और जब वो वहां से इलाज करा करके उनको जब रेफर किया गया या कहीं जा रहे थे, तो आप समझिए कि ये आज। और सिविल सर्जन हमारे साथ वीरेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ये सिविल सर्जन जी, अब हमसे जानना चाहेंगे कि आखिर एक दिन में 2 पुर्जे बनते हैं। पहले उसकी पॉइजनिंग की जो रिपोर्ट आती है वो अल्कोहलिक होती है और बाद में ये पुर्जा नया वाला आता है जिसमें फूड पॉइजनिंग की बात आ रही है। दोनों ही स्क्रीन पर हमने रखा है। आपका क्या कहना, आपका रिएक्शन क्या है? ये जो है दूसरा जो पर्ची है, इसमें अल्कोहल लिखा हुआ है। हाँ। वो सरासर झूठ है, बनावटी है, बनाया गया है। असली जो डॉक्टर जो है शशि गुप्ता, उनका सिग्नेचर भी मिला लिया जाए, सिग्नेचर डिफर है, हाँ। है ना। हायर जो स्पेलिंग लिखा हुआ है वो भी डिफर है। पेशेंट का एग्जामिन करने का समय, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ सेम है। वो किसी दूसरे नॉन मेडिकल द्वारा बनाया गया है, ये अस्पताल को बदनाम करने के लिए। रजिस्टर पर चेक किया गया, हाँ। रजिस्टर पर भी जो है फूड पॉइजनिंग लिखा हुआ है और अल्कोहल नहीं लिखा हुआ है। तो क्या जब ये पुर्जा बनाया जाता है तो क्या ये डॉक्टर देखने से पहले ये पुर्जा बनता है या फिर डॉक्टर खुद इस पुर्जे को बनाते हैं? नहीं, डॉक्टर पुर्जी बनाता है कोई दूसरा, ठीक है। डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, उसके बाद उस पर जो रेफर लिखना, दवा लिखना, सब कुछ काम उनका डॉक्टर का होता है। हाँ, डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद जी जरा रुकिएगा। मिथिलेश तिवारी ने आरोप लगाए हैं, जरा उनसे बात करते हैं। मिथिलेश तिवारी जी, सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये छेड़छाड़ है, अल्कोहलिक का कोई सवाल ही नहीं है, और समय को भी बता रहे हैं, जबकि इस पुर्जे को ही पूरी तरह से निराधार बता रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज बताइए, जो मृतक सुरेश राम हैं, उनके बेटे ने ये पुर्जा हमको मुहैया कराया है, और ये दोनों पुर्जा उन्होंने मुझे व्हाट्सएप से भेजा है, और उनको एक पुर्जा अस्पताल में मिला और एक पुर्जा जब वो गोरखपुर पहुंच रहे थे तो उनके व्हाट्सएप पर यहां से भेजा गया। और इस पुर्जा को बनाने में और भेजने में अस्पताल के लोगों के साथ साथ वहां की स्थानीय पुलिस भी शामिल है। और सिविल सर्जन साहब बिना जांच के क्यों कह रहे हैं कि ये फर्जी है? और जो भाषा वहां के एसपी कलेक्टर बोल रहे हैं वही भाषा सिविल सर्जन बोल रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, आप कहिए इस पर क्या कहना है? हम जो है वहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से अभी बात किए, वो बोले कि रजिस्टर पर भी फूड पॉइजनिंग लिखा हुआ है, और रजिस्टर पर जो लिखा रहता है वही सही होता है, और पर्ची पर वही लिखा हुआ है, दस्तखत जो वही है। अब ये बात रह गई कि दूसरा पर्ची का इंक्वायरी की बात है। हम लोग इसको इंक्वायरी कराएंगे कि दूसरा पर्ची कौन लिखा, कहाँ से लिखा, कहाँ से आया। इसलिए डॉक्टर का सिग्नेचर जो होता है उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे और तब इसको देखेंगे कि भाई कौन लिखा कौन नहीं। इसके क्या क्या मापदंड है, आप ये क्लियर कीजिए। पूर्व विधायक हमारे साथ हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के आवाज उठाई है, तो उन्हें आप बिल्कुल आश्वस्त करें। किन किन बिंदुओं को लेकर के आप चिन्हित कर रहे हैं? एक तो सिग्नेचर की बात आप कह रहे हैं, दूसरा समय को लेकर आप कह रहे हैं। तो ये पुर्जी क्या छपती है, क्या बाहर भी छपती है अस्पताल के? नहीं, कोई मिला होगा हॉस्पिटल से, कैसे लिखवा सकता है। ये आसान है क्या कि हॉस्पिटल से कोई भी पुर्जी लेकर के लिखवा लेगा, कुछ भी लिखवा लेगा? मिला होगा हॉस्पिटल से। अब इंक्वायरी की बात है, इंक्वायरी किया जाएगा तभी पता चलेगा इसके लिए। नहीं, तो आप मिथिलेश तिवारी जी को बताइए ना, अगर ये लगा रहे हैं, अपने आरोप पर ये टिके हुए हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये खुद जाकर नहीं बल्कि जो पीड़ित है उनके बेटे ने उपलब्ध कराया है।
ठीक है सर, इसके लिए हम इंक्वायरी कराएंगे, इसके लिए इंक्वायरी कराएंगे, कल हम टीम भेजते हैं जी। मिथिलेश जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी था कि पहले अल्कोहलिक पॉइजनिंग, इसके बाद में फूड पॉइजनिंग कैसे हो जाती है। दोनों ही, मिथिलेश तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात को गंभीरता से उठाया और गोपालगंज जहरीली शराब कांड में जो नया मोड़ है आपकी स्क्रीन पर है, और इस स्क्रीन पर दो पुर्जे एक जैसे लगते हैं, उसके टाइम टेबल को देखिए। हालांकि सिविल सर्जन का कहना है कि पुर्जी के बाद डॉक्टर देखते हैं और जो दवाएं चलाते हैं या फिर मरीज को क्या हुआ है वो लिखने के बाद एक रजिस्टर भी मेंटेन की जाती है, और दोनों का मिलान किया गया तो उसमें कहीं भी अल्कोहलिक वाली बात नहीं लिखी हुई है। हालांकि डॉक्टर के सिग्नेचर की भी बात कही जा रही है कि डॉक्टर का दोनों पुर्जे में जो सिग्नेचर है उसमें अंतर है, अल्कोहलिक वाला गलत है। लेकिन मिथिलेश तिवारी ने कहा तो भाई इसकी सत्यता की जांच क्यों ना हो, तो अब सिविल सर्जन कह रहे हैं कि हाँ इसकी जांच हम कराएंगे। और आपको बताएं कि 2 दिन पहले मृतक के परिजन भी सामने आए थे। बैकुंठपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बाद खुलकर स्वीकार किया था, जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति टिंकू राम की तबीयत बिगड़ी थी और बाद में उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने एफआईआर में भी इलाके के शराब माफिया कृष्णा राय पर जहरीली शराब पिलाने का आरोप लगाया और मौत के बाद कृष्णा राय ने चौकीदार के साथ मिलकर परिजनों को केस करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। आगे बढ़ते खबरों में, जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद के बेहद करीबी भोला यादव से पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने समन भेजा था और आज पूछताछ के लिए दिल्ली ईडी ऑफिस बुलाया था, लेकिन भोला यादव आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। और ऐसे में अब भोला यादव का क्या होगा, इस मामले में और अधिक जानकारी दे रहे हैं शंकर आनंद। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले पर आरोपी भोला सिंह को पूछताछ का समन भेजा गया है। हालांकि पूछताछ का जो समन भेजा गया था आज की तारीख के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन भोला सिंह आज पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आए हैं। लेकिन इस मामले में अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। तो इस मामले में जांच एजेंसी के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जल्द ही भोला सिंह को पूछताछ का एक और सम्मन दिया जाएगा और इसके साथ साथ कुछ अन्य आरोपियों को भी पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय पर बुलाया जाएगा। इस मामले की अगर बात करें तो जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले पर सीबीआई के द्वारा भी पूछताछ की जा रही है। उस सीबीआई के द्वारा भी इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर को आधार बनाते हुए ही ईडी में इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। और पिछले कुछ दिनों पहले जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कई आरोपियों से पूछताछ की गई थी, कई लोगों का जो बयान दर्ज किया गया था और उन तमाम सबूतों को जो इकट्ठा किया गया था उसी के आधार पर भोला सिंह से फिर से इस मामले में पूछताछ करना चाहती है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उनको समन भेजा गया है और कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान में लालू परिवार से जुड़े हुए और इसके साथ साथ इस मामले से जुड़े हुए कई अन्य आरोपियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों से इस मामले में उनसे पूछताछ पहले हो चुकी है, लेकिन अब तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और काफी तेजी से इस मामले की जो तफ्तीश का दायरा बढ़ रहा है उसी के तहत इन तमाम लोगों को पूछताछ का समन लगातार 1 सप्ताह के लिए भेजा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, दिल्ली ईडी हेडक्वार्टर। औरंगाबाद में एनआईए ने एक साथ नक्सलियों के 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए ने भाकपा माओवादी नेता प्रमोद मिश्रा के आवास पर छापेमारी की। एनआईए को छापेमारी में कुछ खास हासिल नहीं हुआ। प्रमोद मिश्रा के परिवार वालों ने एनआईए की छापेमारी पर सवाल उठाए हैं। साल भर में लगभग 2 बार एनआईए हो, ईडी हो, इन लोगों का छापामारी हो जाना है। हालांकि किसी वक्त कुछ मिला नहीं है, इस बार भी कुछ नहीं मिला, लेकिन ये चलता रहता है। तो हम लोग को यही महसूस होता है कि बस ये लोग भय पैदा करते हैं। एक समाज में कैसे माओवादी का परिवार रहता है, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहता है, इसको कैसे तोड़ दिया जाए, ये प्रयास इन लोगों का। और कैमूर जिले में एनआईए की टीम ने जिले के 9 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए की टीम शहर के कई प्रिंटिंग प्रेस पर छापेमारी की। एनआईए को छापेमारी में कुछ आपत्तिजनक सामान नहीं मिले हैं। एनआईए की टीम प्रिंटिंग प्रेस से एक हार्ड डिस्क लेकर आई है। मौके का जायजा लिया अभिनव सिंह।
वो करीब 11 बजे आए थे दिन में और 5 घंटे तक लगभग 3 बजे तक जांच चला, 4-5 घंटे। जांच में कुछ नहीं मिला और जांच में कुछ पाया नहीं गया। एक हार्ड डिस्क ले गए हैं, 2 हार्ड डिस्क और SSD, मतलब दो चीज़ ले गए हैं और सैंपल में। और उसके बाद जो है टीम के द्वारा कुछ बताया नहीं गया आपको किस वजह से जांच किया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया, बस जांच चला। कुछ नोटिस एक नोटिस दिए है, कभी जरूरत पड़ेगा तो बुलाएंगे उसी के लिए। क्या नाम पड़ेगा? देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA आज सुबह से ही कैमूर में है। कैमूर में 9 जगहों पे छापेमारी चल रही है, बहुत जगह पे छापेमारी हो चुकी है और कहीं कहीं छापेमारी चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं भभुआ थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में। लकी प्रिंटर्स पे सुबह तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच से ही छापेमारी चल रही है और NIA लगभग यहाँ 4 से 5 घंटे रुकी और यहाँ छापेमारी की। हालांकि यहाँ से कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ है और NIA के द्वारा मीडिया के लिए ऐसी कोई भी जानकारी अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है। वहीं इस प्रिंटर के मालिक ये हक साहब का मकान है और जो पिछले भभुआ में कम से कम 20 सालों से अधिक प्रिंटर की दुकान चलाते हैं। इनका कहना है कि NIA के द्वारा अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ मेरे यहाँ से बरामद नहीं की हुई है और केवल एक हार्ड डिस्क बरामद हुई है जिसे NIA द्वारा ले लिया गया है। कैमूर न्यूज़ 18 अभिनव सिंह। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।